हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट है 23 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है अट नहीं रही है और यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 35। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट नंबर 35 हिंदी का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक अट नहीं रही है। यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखित। तो आज हम पढ़ेंगे कविता अट नहीं रही है और साथ ही जानेंगे इसका भावार्थ। कविता को पढ़ने और भावार्थ को जानने से पहले बच्चों हमें संक्षेप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लेना चाहिए। तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 बंगाल के महिसादल में हुआ था। वे मूलतः गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरमुत्ता और नए पत्ते। तो ये हैं बच्चों उनकी काव्य कृतियाँ। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं। बच्चों निराला जी छायावादी कवि थे। छायावाद के अंतर्गत 4 कवि आते हैं जिसमें निराला जी के साथ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा हैं। इन चारों को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। निराला जी द्वारा लिखित उपन्यास, ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए कि निराला जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए उनके द्वारा लिखित उपन्यास है अप्सरा। अप्सरा लिखा गया था 1931 में। दूसरा अलका, उसके बाद प्रभावती, निरूपमा और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। तो ये सभी प्रमुख उपन्यास हैं जो निराला जी के द्वारा लिखा गया है। निराला जी द्वारा लिखित कहानियों में लीली, सखी, सुकूल की बीबी और चतुरी चमार, तो ये सब कहानी संग्रह है जो निराला जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं और साथ ही उसका भावार्थ भी समझेंगे। अट नहीं रही है। अटना का अर्थ होता है बच्चों समाना। तो यहाँ जो हमारी कविता है अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। हम अब आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि किसके बारे में कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। तो यहाँ देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ कवि किसके बारे में कह रहे हैं? फागुन की आभा के बारे में। फागुन यानी कि बसंत ऋतु। तो यहाँ कवि बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान करते हुए क्या कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसकी जो आभा है वह इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं रही है। अटना यानी कि समाना, वह प्रकृति में नहीं समा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ देखिए कवि कह रहे हैं कहीं सांस लेते हैं यानी वसंत ऋतु में जब भी हम सांस लेते हैं घर घर भर देते हो तो क्या होता है,
बसंत ऋतु की जो आभा होती है, जो सुंदरता होती है, जब भी हम सांस लेते हैं तो उसकी खुशबू हमारे कन कन में, हमारे घर घर में भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और ऐसा लगता है बसंत के आने से आसमान में उड़ने के लिए हम अपने पंख फरफराते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और चाह कर भी हम अपनी दृष्टि को प्रकृति की इस सुंदरता से हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वसंत के ऋतु के आगमन होते ही क्या होता है? पेड़ पौधे नई कोपलों से भर आते हैं, नई पत्तियां खिल आती हैं, कहीं लाल कहीं हरी, कहीं परी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हृदय फूलों के सुगंध से, फूलों के गंध से क्या हो गया है? सज गया है। उसकी भीनी भीनी खुशबू से क्या हो गया है? सज गया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शब्द का अर्थ होता है बच्चों जगह जगह। वसंत की खूबसूरती हर तरफ अपनी सुंदरता बिखेर रही है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बसंत की खूबसूरती या फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह पट नहीं रही है। पटना यानी कि समाना, यानी बसंत की खूबसूरती समा नहीं रही है। तो चलिए बच्चों, अब हम भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। बच्चों, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय प्रकृति जो है वह दुल्हन की तरह सज धज जाती है। उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता इतनी अधिक होती है कि वह प्रकृति में समा नहीं पाती है। और कवि यहाँ उसी खूबसूरती, उसी सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों कहने का अर्थ है बच्चों नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। फूलों की खुशबू चारों तरफ ऐसे फैल जाती है जैसे ऐसा महसूस हो रहा है वसंत ऋतु स्वयं सांस ले रही है और पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फरफरा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आँखें हटाना तो चाहता हूँ पर मेरी आँखें हट नहीं रही। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु की जो सुंदरता है उस सुंदरता से उनकी आँखें हट ही नहीं रही। वह चाह कर भी प्रकृति के उस सुंदरता को देखने से स्वयं को रोक नहीं पा रहे।
यहाँ फागुन माह का मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण कहने का अर्थ है बच्चों, मानव की तरह जैसे हम मनुष्य की खूबसूरती का वर्णन करते हैं, उसी तरह हमारे कवि ने यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन ली हो। अब यहाँ देखिए, हमारे लेखक ने प्रकृति को एक मनुष्य के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे प्रकृति को भी मानवीयकरण रूप प्रदान किया है और कह रहे हैं कि हमारी प्रकृति जो है वह रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे फूलों की माला से लदी हुई है और कैसी लग रही है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशोभित। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। धरा कहने का अर्थ है बच्चों पृथ्वी। धरा को पृथ्वी भी कहा जाता है। यहाँ भी मानवीयकरण किया गया है, तो यहाँ भी बच्चों प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे मानवीयकरण क्या होता है। मनुष्य की तरह उसकी तुलना करना या मनुष्य से उसकी तुलना करना मानवीयकरण कहलाता है। शब्दार्थ दिया हुआ है। अट शब्द का अर्थ होता है समाना, पाट पाट, जगह जगह। शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ होता है बच्चों सौंदर्य से भरपूर। पट यानी समा नहीं रही। चलिए अब हम देखते हैं हमारे वर्कशीट में प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न हमारा है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो बच्चों इसका आंसर यहाँ है, ध्यान से देखें। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही है। क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि कवि जो हैं वह फागुन की जो सुंदरता है उस पर मोहित हैं, इसीलिए उनकी आंखें हट नहीं रही है। दूसरा प्रश्न हमारा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो बच्चों फागुन में क्या होता है? सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों यानी नई कोमल पत्तियों से व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। इसी वजह से फागुन जो है बच्चों वह हर ऋतु से भिन्न है, या हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु जो है वह हर ऋतु से भिन्न है, क्योंकि वसंत ऋतु में हमारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों? सोचकर बताइए। तो बच्चों प्रकृति की दृष्टि से मुझे बसंत ऋतु बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति जो है वह नए नए पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, इन सारी चीज़ों से सजी धजी रहती है। सभी तरफ खुशबू ही खुशबू होता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ऋतु सबसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काईं। इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं, जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में मानवीयकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। मानवीय अलंकार बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। मानवीय अलंकार जिसमें निर्जीव चीज़ों को
सजीव के रूप में दर्शाया जाता है। तो जैसे बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फागुन खुद सांस ले रहा है। तो यहाँ पर फागुन का जो है वह मानवीयकरण किया गया है, क्या कि वह खुद सांस ले रहा है। आप भी इस कविता में से बहुत सारे उदाहरण मानवीय अलंकार के ढूंढ करके लिख करके हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न हमारा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, का जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। गतिविधि कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के नाम लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों से सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संक्षेप से दिया गया है और मैंने वर्कशीट को आरंभ करने से पूर्व आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संक्षेप में बताया है, जिसमें उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। तो आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिख सकते हैं। तो आप हमें प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लिख करके कमेंट में बताएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।